स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 19 भी, और यहाँ से हमारा जो यूनिट है रेजोनेंस वो शुरू होता है। ओके, तो सबसे पहले हमने सिंपल सा जो केस है हमारा सीरीज़ आरएलसी सर्किट लिया है। ओके, सीरीज़ टाइप का रेजोनेंस जो होता है हमारा, और मेनली क्या है रेजोनेंस की मेन जो कंडीशन है वो कब है कि जब वीएल वीसी के इक्वल हो जाएगा, जो वोल्टेज आपका इंडक्टर के थ्रू है वो इक्वल हो जाएगा जो वोल्टेज आपका कैपेसिटर के थ्रू होगा सेम। तो देखो ये आर के थ्रू जो वोल्टेज है वी आर, ऐसे ही वी एल और ऐसे ही वी सी, इनके थ्रू जो वोल्टेजेस है वोल्टेज अलग अलग तरीके हैं क्योंकि सीरीज़ में वोल्टेज आपका डिवाइड होता है। तो ये बात हो गई हमारी। मेन चीज़ यहाँ पे क्या है जो मतलब थ्योरेटिकल बोला जाए, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपका एक के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, जो इंडक्टर की कॉइल होती है वो काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, और आपका जो पोटेंशियल है कैपेसिटर है वो सबको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखता हुआ है। तो उनके बीच में कंटिन्यूसली एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है। तो उसी वजह से हमारा जो एक प्रोसेस है या फिर कंडीशन है जो भी बोले रेजोनेंस हमारा क्रिएट होता है। ओके, तो दिस इज कंडीशन फॉर रेस्पॉन्स या फिर रेजोनेंस। ओके, आई एक्सएल इजकल टू आई एक्स सी। तो वो तो हमने पहली बात बोली ना कि वी एल इजकल टू वी सी होना चाहिए, और वी एल वी सी का मतलब क्या है कि ये चीज़ ये कहाँ से निकला है, वी एल हमारा हो जाएगा आई एक्स एल और वी सी हो जाएगा आई एक्स सी। अच्छा, यहाँ से भी अगर देखें तो बाई के वी एल, इसी में अगर के वी एल लगाएं तो जो टोटल वोल्टेज है वो किसके इक्वल है, वी आर एंगल जीरो, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एंगल इंक्लूडेड नहीं होता हमारा। ओके, कोई भी लैग या लीड चीज़ नहीं होता फेज़ का हमारे, और वी एल में हमारा लीड होता है, लीडिंग होता है, तो +90 और ये -90। तो ये टर्म पूरे के पूरे ही कट जाएंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि वी एल और वी सी एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो जो एक्चुअल जो टोटल वोल्टेज है इसको वी टी लिख सकते हैं, वी टोटल। तो वी टोटल हमारा वी आर के इक्वल आ गया। ओके, जो हमारा वोल्टेज रजिस्टर के थ्रू है उसी के इक्वल आ गया। तो ये हमारा के वी एल के थ्रू हो गया। तो इसका अगर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे दोबारा से तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि वी आर भी इधर ही है और आपका आई भी इधर ही है। ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे क्या डिफरेंस देखने को मिलता है कि जब इसका डायग्राम बनाते हैं आपका वी एल ऊपर है क्योंकि इंडक्टर के लिए वोल्टेज लीड करता है, और आपका कैपेसिटर के लिए वोल्टेज लैग करता है। आई आपने मिडिल में बनाया तो वी एल आपका ऊपर बनेगा, वी सी नीचे बनेगा, बट यहाँ पे जो दो ऐसे क्रॉस करके बनाया लाइन को, इसका क्या मतलब है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तभी आपका रेजोनेंस हो सकता है। तो आई एक्स एल इजकल टू आई एक्स सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका ओमेगा एल इजकल टू 1/ओमेगा सी। ओके, आई भी कट गया, यहाँ पे केवल एक्स एल इजकल टू एक्स सी आया। तो फाइनल कंडीशन क्या है रेजोनेंस की कि आपका एक्स एल इजकल टू एक्स सी आया। ओके, तो ओमेगा एल इजकल टू 1/ओमेगा सी, एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी के इक्वल। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को एक तरफ ले जाते हैं, और ये जो ओमेगा बन गया इसको, ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा नॉट स्क्वायर 1/LC, और इस स्क्वायर को इधर कर देंगे तो ये √LC बन जाएगा। तो ये फाइनल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकल के आई। मतलब ये जो ओमेगा फ्रिक्वेंसी थी तो इसी को हमने ओमेगा नॉट लिख दिया और उसको नाम दे दिया रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का। ओके, तो ये यहाँ से इस ओमेगा को एक तरफ ले गए और एल को इधर ले गए सी के संग में, उसका रूट कर दिया। तो दिस इज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जिसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। और यहाँ पे F0 भी अगर बोले तो ये तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, अगर F0 बोलेंगे तो सिंपल सा है, इसमें 1/2 पाई आपको और डाल देना है, ठीक है, 2 पाई डाल देना है, 1 तो है ही पहले से, तो 1/√LC अब क्या बन जाएगा 1/2 पाई √LC। तो ये एग्जैक्ट आपका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। अब कुछ थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं, तो बहुत बेसिक सा पार्ट हो गया जिसको हमने सीरीज RLC सर्किट को लेके समझा कि फॉर अक्रेंस ऑफ रेजोनेंस के होने के लिए इन एनी सिस्टम 2 एनर्जीज आर रिक्वायर्ड, 2 एनर्जी चाहिए होती हैं कि उस सिस्टम के अंदर ये 2 तरीके की एनर्जी होनी चाहिए। इसका मतलब कि आपको रेजोनेंस हमेशा तभी मिलेगा जब वहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही मौजूद हो सर्किट के अंदर। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। व्हेन दीज 2 एनर्जीज आर प्रेजेंट वाइड वेरिएशंस आर प्रेजेंट, तो उसके टाइम पे क्या होगा, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हमें मिलेंगे, ठीक है, वाइड वेरिएशंस मिलेंगे इन सिस्टम। द करस्पॉन्डिंग इंस्टेंट इज कॉल्ड रेजोनेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक, करस्पॉन्डिंग इंस्टेंट को ही रेजोनेंस बोलते हैं। जब आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड वेरिएशंस मिलेंगे, ठीक है, वेरिएशंस ही वाले वाइड वेरिएशंस मिलेंगे सिस्टम के अंदर। उसके बाद बात करते हैं द सर्किट इज सेट टू बी इन रेजोनेंस व्हेन सर्किट करंट इज इन फेज विद द सोर्स वोल्टेज। तो जो सोर्स वोल्टेज है उसके संग अगर आपका सर्किट की करंट फेज में होगी तो ही आपका रेजोनेंस प्रेजेंट होगा। देखो ये भी समझ सकते हैं, हमने ऊपर डायग्राम बनाया था कि आई और यहाँ पे वी, केवल वी भी लिख सकते हो या फिर वी आर भी लिख सकते हो, जो रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज है। और क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया कि वी ही आपका वी आर के इक्वल है, तो जो रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज होगा वो टोटल वोल्टेज ही होगा। तो यहाँ पे वही बात होगी कि सोर्स वोल्टेज ही आपका रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज है, और जो रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज है वो आपका इन फेज है करंट के संग में। तो ये दूसरी कंडीशन हुई कि आपका रेजोनेंस होने के लिए आपका ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। और ऐसा कब होगा, जब आपका एक्स एल इजकल टू एक्स सी होगा या फिर वी एल इजकल टू वी सी होगा, ऐसा तभी हो सकता है
द फ्रिक्वेंसी एट विच एक्सएल इजकल टू एक्सी इज कॉल्ड द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। और वो फ्रिक्वेंसी जिस पे आपका एक्सएल इजकल टू एक्सी मिलता है वही आपका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है। ओके, उसके बाद बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की, जैसे कि Z इजकल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्स, ये आपका पूरा इम्पोर्टेंस का फॉर्मूला रहता है ये, ठीक है। ये पीछे से हमने उठाया वो जब हमने AC पढ़ा हुआ था, AC सर्किट्स। तो यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी पूरा ही टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि इससे ये दोनों ही इक्वल वैल्यू के हैं, तो ये दोनों पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो आपका Z केवल R के इक्वल बचा, तो टोटल इम्पोर्टेंस जो हो जाएगा वो आपका केवल जो रजिस्टर वैल्यू है उसके इक्वल हो गया। और Z यहाँ पे Z मिनिमम होगा, मतलब Z जो है इम्पोर्टेंस की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है जब आप इस सेकंड वाले टर्म को ही जीरो कर दो, क्योंकि ये तो ऐड हो रहा है, सीधी सी बात है ना। मान लो ये 5 ओम है, अब इम्पोर्टेंस है, अब इसकी मिनिमम वैल्यू 5 ओम ही हो सकती है, इससे कम तो कभी नहीं होगी, ज़्यादा हो सकती है। अगर 5 ओम है कब, जब ये टर्म जीरो है। अगर इसमें आपने कुछ जोड़ भी दिया कुछ भी, ठीक है, 0.1 ओम, तो ये 5.1 ओम बन जाएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू है, इसका मतलब कि जो Z यहाँ पे हमें मिल रहा है जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू के बराबर है वो Z मिनिमम है। और जब आपका Z मिनिमम होगा तो उस टाइम पे आपका I जो होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों, सबको पता है कि I Z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो ये कंडीशन निकल के आएगी I मैक्स इजकल टू V अपॉन Z मिन। सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरी चीज़ कि यहाँ पे पावर फैक्टर जो होता है वो आपका 1 के इक्वल होता है, ठीक है। पावर फैक्टर 1 के इक्वल होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि पावर फैक्टर इजकल टू कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है। जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल है, फेज एंगल 0 है, तो इस वजह से यहाँ पे आपका पावर फैक्टर में यूनिटी मिलेगा। और आपका जो वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज, वही आपका वोल्टेज आपका VR के इक्वल हो गया, ठीक है। जो रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज है वही आपका सोर्स वोल्टेज है। और VL और VC की अगर बात करें तो यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको हम वोल्टेज मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये डिटेल में अभी पढ़ेंगे कि ये जो प्रोसेस है वोल्टेज मैग्नीफिकेशन ऐसा क्यों हो रहा है और उसको वोल्टेज मैग्नीफिकेशन ही क्यों बोलते हैं, ठीक है। ये भी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे VL और VC से एसोसिएटेड जो आपका वोल्टेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो वोल्टेज मैग्नीफिकेशन को शो कर रहा है। मतलब इस तरीके का सर्किट, या फिर बोले तो एक सीरीज RLC सर्किट जिसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, वो वोल्टेज मैग्नीफिकेशन को शो कर रहा है। ओके, इसको भी पढ़ेंगे, इसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर बात करते हैं एट रेजोनेंट कंडीशन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर इज ग्रेटर देन द सोर्स वोल्टेज। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो वोल्टेज इंडक्टर और कैपेसिटर के अराउंड है वो आपका सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा है। ओके, तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर इज ग्रेटर देन, ठीक है, वोल्टेज ग्रेटर देन है सोर्स वोल्टेज से, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वोल्टेज मैग्नीफाई हो गया है, ठीक है। ग्रेटर देन मतलब मैग्नीफाई हो गया। कोई चीज़ अगर आप मैग्नीफाई करके देखोगे, ये डॉट है, इसी को अगर आप मैग्नीफायर लगा के देखोगे तो ये डॉट आपको बड़ा दिखेगा। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि वोल्टेज जो इंडक्टर और कैपेसिटर का है वो ग्रेटर देन सोर्स वोल्टेज है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वोल्टेज मैग्नीफिकेशन। ओके, नेट रिएक्टिव वोल्टेज की अगर बात करें तो VL और VC इक्वल है, ये हमें पहले से ही पता है यहाँ पे। तो ये 6 पॉइंट निकले। कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कि ऑसिलेटर्स में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो रेजोनेंट सर्किट वाले सर्किट्स होते हैं, रेजोनेंस कंडीशन को शो करने वाले, उसको ऑसिलेटर में यूज़ करते हैं। फिल्टर्स में यूज़ करते हैं जैसे कि बैंड पास या फिर बैंड एलिमिनेशन फिल्टर। इंडक्शन हीटिंग में यूज़ करते हैं और ट्यूनिंग सर्किट्स में यूज़ करते हैं। तो ये जो रेजोनेंस वाली कंडीशन है सर्किट्स के अंदर, ये सारी इन जगह यूज़ होती है। ओके, और इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर 19B ही चल रहा है। नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं कि वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वही वेरिएशन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। मतलब इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो विद रेस्पेक्ट टू फ्रिक्वेंसी कैसे वेरी करेगा, तो इसकी स्टडी करते हैं कुछ। ओके, तो इसकी स्टडी करने से पहले डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम सिंपल सा है कि एक आपने F0 लिया मिडिल में, आप अगर एक कंडीशन को देखेंगे, ओके, ये कंडीशन आप किसकी कंडीशन को देख रहे हैं, VL इजकल टू V वाली। जब आपका VL इजकल टू V होगा, ओके, देखो बीच का पॉइंट वो है जहाँ आपको रेजोनेंस मिलता है, ये जो मिडिल पॉइंट है। मतलब ये F0 क्या है, सीधे सीधे आपको पता है कि दिस इज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे ही आपको रेजोनेंस मिलेगा। तो जहाँ पे रेजोनेंस मिल रहा है वहाँ पे VL इजकल टू VC हो जाएगा, ये सबको पता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, बट इसके पहले इन वोल्टेजेस में डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, इस एक्सिस पे हमने फ्रिक्वेंसी को लिया है, इस एक्सिस पे हमने VL और VC दोनों को लिया, मतलब एक्चुअल में हमने वोल्टेज को लिया है। तो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ बना रहे हैं। ओके, तो धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, उसके आगे फिर घटेगा घटेगा घटेगा, बहुत सारी बातें हैं। और बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब VL और VC दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो देखो ये वोल्टेज है, फॉर VL की बात कर रहे हैं, इधर VL 0 से बढ़ता है बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ठीक है। तो VL आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे बढ़ता है और फिर वो जाके ऐसे और बढ़ के फिर घटने लगता है, और वो इसके नीचे नहीं जा सकता। ये जो पॉइंट इस जगह आपका है इसके नीचे नहीं जा सकता। और ये जो पॉइंट आपको इस जगह मिल रहा है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे VL जो है वो आपका V के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, ये पूरी लाइन है, ये मतलब आपका सोर्स वोल्टेज की लाइन है।
मतलब क्या है कि इसके पहले तो देखो ये जो एरो जा रहा है, इसके पहले तो आपका जो VL था वो सोर्स वोल्टेज से कम था। जब आपको रेजोनेंस अचीव किया तो वो वहाँ पे सोर्स वोल्टेज से ऊपर निकल गया और उसने VL इक्वल टू VC शो किया, और अब वो सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा निकल चुका है। अब पूरी कंडीशन में VL V से हमें ज़्यादा मिलेगा और फिर वो लौट के वापस यहाँ फिर से VL V के बराबर ही आ जाएगा। सेम चीज़ बोलें अगर VC के लिए, तो VC आपका इस तरीके से बढ़ता है। ओके, कम फ्रिक्वेंसी के लिए आपका ज़्यादा वोल्टेज मिलता है। जैसे जैसे इसका क्या मतलब है, इसका सीधा से ये मतलब है कि आपकी वैल्यू घट रही है वोल्टेज की, जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी की तरफ बढ़ रहे हो, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की बढ़ रहे हो, हाई फ्रिक्वेंसी करने पे आपका जो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस है वो घटता है। ओके, तो शुरू में वो बढ़ता है। ओके, ये क्या है, इस जगह क्या हो रहा है, आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है, ये बढ़ रही है बढ़ रही है, ऐसा कर्व बनाता है और फिर एक पॉइंट पे आके VL VC के इक्वल हो जाता है, जो कि रेजोनेंस कंडीशन है। इस तरीके से फिर ये घटना शुरू हो गया, ठीक है, इस पॉइंट तो FC तक वो बढ़ता है। इसका क्या मतलब है, FC फ्रिक्वेंसी जो है आपका, उस फ्रिक्वेंसी तक आपका बढ़ता है ये वैल्यू, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वो वैल्यू बढ़ती है। ओके, और फिर वो आती है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे इक्वल हो जाती है VL इक्वल टू VC, और फिर वो घटते 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 आपका जीरो की तरफ चली जाती है। मतलब जो VC है वो स्टार्ट ही आपका करता है कहाँ से, V से, और जो VL है वो स्टार्ट करता है आपका जीरो से। ओके, ये चीज़ है। मतलब इसका क्या मतलब है कि ग्राफ को जिस तरीके से हो रहा है कि आपका जैसे ये जो V सोर्स वोल्टेज है, पहले वो पूरा का पूरा कैपेसिटर के अंदर होगा VC, वो बढ़ता जाएगा फिर घटने लगेगा, और आपका जो VL है वो जीरो से शुरू होता है और फिर वो बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि वो V पे जाके रुक जाएगा। मतलब क्या है कि पूरे टाइम जो आपका सोर्स वोल्टेज है वो दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैपेसिटर के अंदर और इंडक्टर के अंदर, और उसी को हमने यहाँ पे इस डायग्राम में शो किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसका क्या मतलब है कि आपका जो VL इक्वल टू VC रेजोनेंस वाली कंडीशन है उसके पहले आपका मेजोरिटी जो शो करता है एक सर्किट, वो कैपेसिटिव बिहेवियर को शो करता है। ओके, क्योंकि ये पिंक वाला डायग्राम कैपेसिटिव का वो ज़्यादा है और VL आपका कम है, ग्रीन वाला। बट आपका जब आप आगे निकल जाते हो, रेजोनेंस कंडीशन के बाद चले जाते हो, तो आपका एक जो सर्किट है वो पूरी तरीके से इंडक्टिव बिहेवियर शो करता है। तो ये डायग्राम आपका इस चीज़ को भी दिखा रहा है। ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट और समझने वाली है कि ये तो ठीक है, आपका जो VC है ये आपका V से शुरू करके वो जीरो तक जा रहा है, और VL जीरो से शुरू करके पर वो V तक ही क्यों जा रहा है, V के फर्दर क्यों नहीं डिक्रीज हो सकता। ओके, तो उसका सीधा से रीज़न ये VL कांट डिक्रीज फर्दर, ठीक है, V की वजह से ही, वोल्टेज की वैल्यू, सोर्स वोल्टेज की वैल्यू की वजह से ही आपका उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद ये जो वैल्यू है, इस देखो इस जगह क्या हुआ, अगर तुम इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे आपका जो कैपेसिटिव वोल्टेज है VC वो तो जीरो है। अब आपका जब वो जीरो है तो इसका मतलब पूरा का पूरा वैल्यू आपका जो वोल्टेज की है वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से ले जाएगी, VL में, तो VL आपका V हो जाएगा। तो ये पॉइंट पर V हो गया। बट अगर आप इसके आगे जाएंगे तो इसके आगे आपका VC तो जीरो ही है। जब VC जीरो है तो आपका कुल मिला के क्या है कि ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए कि VL प्लस VC ऑलवेज V के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए कि VL VC दोनों, बस इसमें क्या होता है कभी VL बढ़ जाता है कभी VC बढ़ जाता है। अब एक समय ऐसा आया जब आपका, मैं ये पॉइंट समझा रहा हूँ कि VL V से ज़्यादा नीचे क्यों नहीं जा सकता। अब एक समय ऐसा आया कि आपका VC तो हो गया पूरी तरीके से जीरो, ओके, और इनका सम हमेशा V के इक्वल ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि VL जो है वो V के इक्वल होना चाहिए, तो वो उससे कम कभी नहीं हो सकता। यही रीज़न है कि जो आपका VL है वो इसके फर्दर आगे जाके कम नहीं हो सकता V से, ओके, ज़्यादा हो सकता है, और वो V से कम कब हो सकता है, जब आपका VC प्रेजेंट हो। ओके, इसका क्या मतलब है कि VL मान लो 1 वोल्ट हो गया, मान लो V आपका 5 वोल्ट है। अब आप सीधी सी बात है भाई कि आपका 1 वोल्ट तो 5 वोल्ट से कम है, बट लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे VC प्रेजेंट नहीं है, VC प्रेजेंट है, VC 4 वोल्ट होगा ही होगा। तो आपका जो VL है 1 वोल्ट वो 5 वोल्ट से कम तो हो गया, बट ऐसा कब हुआ जब आपका VC प्रेजेंट है 4 वोल्ट। ओके, तो ये जो कंडीशन है इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि VL कांट डिक्रीज फर्दर, VL और ज़्यादा कम नहीं हो सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस ग्राफ में अगर आप देखें तो। ओके, तो ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये समझ लिया। उसके बाद बात करते हैं कुछ केसेस की। केस 1 लेते हैं। ओके, जब फ्रिक्वेंसी को हमने जीरो माना है कि फ्रिक्वेंसी है ही नहीं। केस 1 मतलब यहाँ ग्राफ से स्टार्ट किया इस जगह से ओरिजिन से। तो XL का फार्मूला है 2πfL, XC का फार्मूला 1/2πfC, VL जो होता है वो I इंटू XL और VC होता है I इंटू XC के इक्वल होता है। ओके, ओके, ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब हमने जब फ्रिक्वेंसी को जीरो ले लिया, इसका मतलब कि XL तो जीरो हो जाएगा क्योंकि XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के, बट XC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो ये टर्म इन्फिनाइट बन जाएगा।
इसका मतलब जो XC है आपका वो इन्फिनाइट हो गया, और आपका नेट रिएक्टेंस क्या हुआ, X इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ XL माइनस XC। ओके, नेट रिएक्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो VL आपका जो है वो आपका हो जाएगा 0। क्यों? देखो VL तो सीधे सीधे दिख रहा है, VL डिपेंड कर रहा है किस पे, इसको मैं हाईलाइट करके दिखाऊँ ये बना के, VL इक्वल टू I इंटू XL, XL पे डिपेंड कर रहा है। अगर XL 0 हुआ तो VL भी 0 हो गया, बट VC कितना हो जाएगा आपका, XC क्योंकि इन्फिनाइट है तो VC इन्फिनाइट हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या कंडीशन है कि भाई आपका वोल्टेज जो है वो कभी भी V से ज़्यादा नहीं जा सकता। ओके, जब आपका VL 0 होगा, क्योंकि आपको ये कंडीशन तो मैंने पहले बता दी कि VL प्लस VC इज इक्वल टू V, इनका सम हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है कि एक सोर्स वोल्टेज लगा है सर्किट में, एक इंडक्टर एक कैपेसिटर है, तो दोनों का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के समी के बराबर तो होगा, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। तो जब आपका VL 0 हो गया तो वो VC को पूरा V के इक्वल बना देगा। तो ये पहली कंडीशन हुई कि हमने जब फ्रीक्वेंसी को 0 रखा तो उस कंडीशन पे आपको VC V के इक्वल मिल रहा है। देखो ये ग्राफ हमने बनाया कहाँ से, ये इन्हीं डेरिवेशन करके बनाया है। जब हमने यहाँ पे देखा कि VL 0 है शुरू में, तो देखो उसको 0 से स्टार्ट कर दिया, और VC जो है वो V के इक्वल है, तो उस VC वाले पिंक वाले ग्राफ को V से बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, जहाँ V सोर्स वोल्टेज की वैल्यू है। उसके बाद केस 2 की बात करते हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहा, ओके, धीरे धीरे बढ़ाया, तो हमारा इन चीज़ों में क्या चेंजेस आएगा, मतलब हमने ये जितना भी ये जो कैलकुलेशन किया है, ओके, इसी को देखते हुए इस ग्राफ को बनाया है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो XL बढ़ेगा, क्यों, XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, बट XC घटेगा क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ओके, XC घटेगा, बट यहाँ पे एक चीज़ और आप समझो कि ये तो ठीक है कि XL बढ़ेगा XC घटेगा, X जो है नेट रिएक्टेंस है वो क्या होगा हमारा, क्योंकि XC घट रहा है तो वो भी घटेगा, बट वो ज़्यादा घटेगा। इसको देखो डबल एरो से शो किया, वो ज़्यादा घटेगा, ऐसा क्यों है, इसका रीज़न समझो। मान लो XL आपका 10 ओम है, ओके, और XC आपका 100 ओम है, मतलब ये घटने के बाद की वैल्यू की बात हो रही है कि आपका XL बढ़ गया तो वो 10 ओम बन गया, XC घट गया तो वो 100 ओम बन गया। लेकिन X जो आपका X है, ठीक है, नेट रिएक्टेंस है, वो XL माइनस XC के इक्वल है, तो वो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस 100 उसका मैग्नीट्यूड वो 90 ओम लेना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हो कि XC घटा पर वो घट के 100 ओम तक ही पहुंचा, बट X जो है उसको घट के 100 से भी नीचे आना पड़ा। तो इस वजह से ये ज़्यादा हमारा, इसको 2 एरो डाउन से हमने शो किया है कि ये हमारा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में घटेगा X। तो जब ये घट रहा है तो हमारा जो पूरा इम्पिडेंस है आपका Z, तो Z भी घट जाएगा, और Z घटेगा तो आपका Z इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो करंट आपकी बढ़ जाएगी। तो देखो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैंने हाईलाइट किया है, जो जो चीज़ें इंक्रीज़ कर रही हैं उनको मैंने येलो से हाईलाइट किया है, और जो चीज़ें डिक्रीज़ कर रही हैं उनको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है। और इसी वजह से आपका I बढ़ेगा तो आपका VC भी बढ़ेगा, VC बढ़ेगा और आपका VL भी बढ़ेगा, दोनों ही बढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेजेस की दोनों की वैल्यू आपकी इंक्रीज़ करेगी। ये केस 2 हो गया, जब पहले तो हमने फ्रीक्वेंसी को 0 लिया, फिर धीरे धीरे हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना मतलब फ्रीक्वेंसी एक्सिस की तरफ हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे। तो इसको मैंने 3 एरो से दिखाया कि फ्रीक्वेंसी को फर्दर इंक्रीज़ किया। अब XL क्योंकि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो भी बढ़ेगा, वो डबल एरो से मैंने दिखाया बढ़ते हुए, वो बढ़ेगा तो XC आपका घटेगा, बट काफ़ी कम घटेगा। और XC घटेगा तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे XC काफ़ी कम घटा, तो जब आप इसके डिफरेंस को देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि आपका जो इम्पीडेंस टोटल है वो आपका बढ़ता हुआ मिलेगा, अब आपको घटेगा नहीं। तो पिछले वाले केस में इस वाले केस में इम्पीडेंस का एकदम उल्टा रिलेशन है। ओके, यहाँ पे इम्पीडेंस आपका बढ़ रहा है घटने की बजाय, और जब इम्पीडेंस बढ़ेगा तो सीधी सी बात है भाई कि आपका करंट की वैल्यू घटेगी, क्योंकि इम्पीडेंस और करंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब करंट घटेगी तो VL और VC दोनों घटेंगे, तो करंट और VL VC का एक जैसा रिलेशन है। अब इस वाले केस में मैंने जो जो चीज़ें घट रही हैं उनको येलो से शो किया है, जो जो चीज़ें बढ़ रही हैं उनको ब्लू से शो किया है। तो केस 2 और 3 को आप पॉज करके देख सकते हैं, इस समय स्क्रीन पे पॉज कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिंपल सा हमने क्या बनाया है कि L और C को बनाया है, बट उसकी थोड़ा सा वर्किंग देखा है कि दोनों ही अपोजिट वर्किंग शो कर रहे हैं आपको। ओके, इसका हमें एक अभी देखना पड़ेगा, ऐसा हमने क्यों बोला है, उसका रीज़न भी है। उसका सीधा से रीज़न यही है कि आपका जो VL और VC का फेजर डायग्राम बनाओगे तो आप उनका एंगल डिफरेंस देख सकते हो, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल डिफरेंस है उनके फेज में। ओके, तो VL और VC में अंतर है जो कि वोल्टेज एसोसिएटेड है इस L के अंदर और इस C के अंदर। तो इसका मतलब कि जो L और C इटसेल्फ है वो अपोजिट वर्किंग आपको शो कर रहे हैं। ओके, सो L जो है वो C प्लस VS के इक्वल है, और C जो है वो L प्लस VS के इक्वल है। एक्चुअली में वोल्टेज की बात कर रहे हैं।
तो इसको ऐसा क्यों बोला ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इजीली समझ में भी नहीं आता। इसको समझते हैं यहाँ से कि वेन एवर इंडक्टर चार्जेज इट चार्जेस थ्रू बोथ कैपेसिटर एंड सोर्स वोल्टेज। ये इसका कहने का मतलब है कि जब इंडक्टर चार्ज हो रहा है तो वो सोर्स वोल्टेज और कैपेसिटर दोनों से ही चार्ज हो रहा है। ओके, और दूसरे केस में क्या है कि जब कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है कि एंड सोर्स वोल्टेज एंड ऑल्सो सेम फॉर द कैपेसिटर। तो जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो वो आपका सोर्स वोल्टेज और इंडक्टर दोनों से चार्ज होगा, ठीक है, इंडक्टर से भी चार्ज होगा, सोर्स वोल्टेज से भी चार्ज होगा। इसका क्या मतलब है कि आपका एक समय पे या तो इंडक्टर चार्ज हो रहा होगा या तो कैपेसिटर, तो वो आपका सोर्स वोल्टेज से तो चार्ज होगा ही होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। बट आपका इंडक्टर जो है वो कैपेसिटर से भी चार्ज होगा और जो कैपेसिटर है वो आपका इंडक्टर से भी चार्ज होगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं वोल्टेज मैग्नीफिकेशन। ओके, वोल्टेज मैग्नीफिकेशन शो करता है आपको सीरीज आरएलसी सर्किट, और इसी का अपोजिट आपका पैरेलल आरएलसी सर्किट आपका करंट मैग्नीफिकेशन को शो करता है। तो जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसको भी देखेंगे, जब पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे, पैरेलल सर्किट के बारे में। तो ये बेसिक सी चीज़ निकली। अभी तक पूरा सीरीज आरएलसी सर्किट ही चल रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और हमें पता होनी चाहिए कि जितने भी सिस्टम जो स्टडी कर रहे हैं हम नेटवर्क के अंदर, वो सारे के सारे अंडर डैम्ड सिस्टम है, वही आपका रेजोनेंस शो करते हैं, ठीक है, अंडर डैम्ड सिस्टम। अब यहाँ पे आते हैं अपना इनिशियल कैलकुलेशन जो है स्टडी के ऊपर, ठीक है, मैथमेटिकल स्टडी। तो वीसी जो है वो आई इंटू एक्सी के इक्वल, अगर आप वोल्टेज अगर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो ओके, तो वीसी क्या हो गया, वी अपॉन, अब एक्सी जो है ये रिएक्टेंस जो है उसको हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया है कि वी अपॉन आपका पूरा जो इम्पिडेंस है, ओके, उसकी वैल्यू के इक्वल, तो वी अपॉन आपका रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये पूरी चीज़ क्या है आपका, ये पूरा आपका टोटल इम्पिडेंस की वैल्यू हो गई। ओके, तो ये इस तरीके से, तो वी सी इजकल टू वी 1 ओमेगा सी। अब हमने क्या किया कि इसको चेंज कर लिया, एक्सएल को ओमेगा एल लिख लिया, एक्सएल को ओमेगा एल लिख लिया और एक्सी को 1 ओमेगा सी लिख लिया। ओके, तो v 1 ओमेगा सी और रूट ऑफ दिस इनटू दिस, और यहाँ पे क्या है एक्सी अभी मौजूद है। एक्चुअल में हमने क्या किया ना वो समझते हैं कि जो केवल करंट की वैल्यू है, करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन टोटल इम्पिडेंस, तो उसको हमने इस तरीके से लिखा था। ओके, आई v अपॉन जेड इज द आई। ओके, v अपॉन जेड आई के इक्वल है, ये सबको पता है, तो इसी का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। देखो बेसिक से समझ लो, v इक्वल टू आई आर होता है, तो v इक्वल टू आई जेड हो गया, r की जगह z, और v अपॉन जेड क्या हो गया आई, तो इसी को यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो ये चीज़ हो गई, एक्सी पहले से मौजूद था यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी, तो ये किसके इक्वल हो गया, v इंटू 1 ओमेगा सी, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे इक्वेशन 1 को, जो इक्वेशन 1 है, विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा एंड इक्वेट इट टू 0, और 0 के इक्वल रख देंगे। तो इससे हमें ये एफ सी की वैल्यू दे देगा। यहाँ पे जो ओमेगा एल है और जो ओमेगा सी है, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ। ओके, और उसको हम सबस्क्रिप्ट सी लिख सकते हैं, 2 पाई एफ सी। तो एफ सी की वैल्यू हमें दे देगा, तो 1/2 पाई रूट एल सी और रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर सी अपॉन 2 एल। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका। फ्रिक्वेंसी अक्रॉस कैपेसिटर, तो वो क्या होगा, वो इतनी होगी। तो इसका सॉल्व करने का ये तरीका था, तो फार्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं कि एंड ऑल्सो, अगर वी एल की बात करेंगे तो वी एल इजकल टू आई इंटू एक्सएल के इक्वल हो गया। सेम उसी तरीके से आई को रिप्लेस कर दिया वी अपॉन जेड से, तो जेड क्या है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, और एक्सएल तो पहले से मौजूद है, और उसके बाद एक्सएल को क्या कर दिया, ऐसे करके लिख दिया वी एल, सॉरी ओमेगा एल, वी इंटू ओमेगा एल, और नीचे वालों में भी चेंज कर दिया, ये एक्सएल को इस तरीके से ओमेगा एल और एक्सी को 1 ओमेगा सी। सेम यही चीज़ बोली है कि इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा एंड इक्वेटेड टू 0, तो ये हमें क्या दे देगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ एल, ठीक है, इंडक्टर की फ्रीक्वेंसी। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो 1 माइनस ये जो टर्म था, यहाँ पे ये 1 अपॉन में चला गया कि 1/1 माइनस, तो 1 माइनस समथिंग ये डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ पे ये चीज़ न्यूमिनेटर में थी 1 माइनस समथिंग। ओके, तो ये चीज़ हो गई, तो वहाँ पे आर स्क्वायर सी अपॉन 12 था, सेम वही चीज़ रहेगा। दोनों की जो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है आपका एफ सी और एफ एल का लगभग सेम है, टर्म्स सारे सेम है, बट इसमें 1/1 माइनस डिनोमिनेटर में है जब हम एल की बात कर रहे हैं, और यहाँ जब सी की बात कर रहे हैं तो वो न्यूमिनेटर में है। तो ये तरीका है दोनों को याद रखने का। उसके बाद बात करते हैं क्यू फैक्टर की। क्यू फैक्टर आपका जो होता है एक्चुअल में इक्वल टू 2 पाई, आप उसमें 2 पाई भी डालोगे, और मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी जो सर्किट में स्टोर्ड हो सकती है उसकी वैल्यू अपॉन पावर डिसिपेशन पर साइकिल, और हर साइकिल में कितना पावर डिसिपेशन हो रहा है उसकी वैल्यू। तो ये बेसिक फार्मूला है क्यू फैक्टर का, बेसिक फार्मूला। बस आपको क्या करना है, किसी भी सर्किट में ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड और पावर डिसिपेशन पर साइकिल, और फिर आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो आई टी इजकल टू आई एम साइन ओमेगा टी इक्वेशन 1,
ठीक है। करंट इक्वेशन ले ली सिंपल सा, ठीक है। करंट इक्वेशन आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ये सबको पता है। ए सी जब हमने पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब यूजिंग वी सी इक्वल टू वी सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, है ना। इस तरीके से इसको यूज़ करते हुए हम इसमें क्या कर देंगे कि इसके अंदर ये जो आई एम है, ओके अच्छा, इस ये इक्वेशन 2 में, ठीक है, पुट इक्वेशन 1 इन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को 2 में रखेंगे। एक्चुअली में ये जो आई टी है, इस आई टी की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, ठीक है, पूरी आई टी की वैल्यू इस जगह। तो इस इक्वेशन को एज इट इज कॉपी करते हैं इक्वेशन 2 को, तो वी सी टी इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे रख दिया आई एम साइन ओमेगा टी डी टी। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो चाहो तो देखो ये सी तो अलग से ही है, ये माइनस आई एम कॉन्स्टेंट है, बस साइन ओमेगा टी का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो नीचे ओमेगा देगा और ये कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई में देगा। तो अब इसको इक्वेशन 2 लिया है, ये एक्चुअल में मतलब ये सब में समझाने के लिए बोला था कि इक्वेशन 2 है 1 है, इसको नहीं माना है, ये एक्चुअल में इक्वेशन 2 है। ओके, तो दिस इज इक्वेशन 2। अब इसमें कुछ चेंजेस और करेंगे, उसके लिए पहले से पता होना चाहिए कि ओमेगा जी जो होता है 1/2 LI स्क्वायर प्लस हाफ CV स्क्वायर के इक्वल होता है, ये इक्वेशन सी हो गई आपकी। ओके, ये एनर्जी के लिए है आपका, तो ओमेगा जी इक्वल टू 1/L। अब देखो जो भी जिसकी जगह पुट किया है मैंने उस तरीके से हाईलाइट कर दिया है कि आई की जगह आई एम साइन ओमेगा टी, तो उसका स्क्वायर, वी की जगह क्या है माइनस आई एम अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, जो कि यहाँ से सॉल्व करके निकाला था, तो वो वैल्यू को हमने वहाँ पे पुट कर दिया है। ओके, तो इस ओमेगा जी की वैल्यू में इक्वेशन में हमने दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। और आपको एक चीज़ और पता है कि रेजोनेंस पे जो आपकी ओमेगा की वैल्यू होती है वो 1/LC के इक्वल होती है, या फिर आपका ओमेगा नॉट किसके हो गया 1/√LC के इक्वल, तो रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वही चीज़ है। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम और बना लेते हैं कि जो केवल अगर L की बात करेंगे या फिर केवल C की बात करोगे तो L इक्वल टू 1/ओमेगा² C के इक्वल हो गया, या फिर C इक्वल टू 1/ओमेगा² L के इक्वल हो गया। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी ये हमें हेल्प करेगा। ओके, तो हमने ये ओमेगा जी वाली जो इक्वेशन है इसको यहाँ पे लिखा, ओमेगा जी इक्वल टू 1/2 L और ये पूरी वैल्यू 1/c² और ये पूरी वैल्यू। अब क्योंकि इस वैल्यू के अंदर भी c² मौजूद है तो ये c² कट जाएगा। ओके, और इस L को हम 1/ओमेगा² C से रिप्लेस कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। जब इसको इससे रिप्लेस कर देंगे तो दोनों ही फार्मूले में काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन हो जाएंगी। कॉमन चीज़ क्या है 1/2 IM² अपॉन ओमेगा² C, ये कॉमन है। बाकी साइन स्क्वायर समथिंग थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये तो यहाँ से चला गया। तो आपका जो ओमेगा जी की वैल्यू आई, ओके, ये जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है जी वाली, एनर्जी वाली, तो 1/2 IM² अपॉन ओमेगा² C, और इसको 1/2 हम LIM² भी लिख सकते हैं। ओके, अगर हम इसी इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट कैसे करते कि C को 1/ओमेगा² L से सब्स्टिट्यूट कर देते और फिर इसको सॉल्व करते, मतलब जहाँ जहाँ C था उसको इससे सब्स्टिट्यूट कर देते फिर सॉल्व करते, तो आपको कुछ इस तरीके का फार्मूला मिल जाता। तो हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया उसके हिसाब से फार्मूला मिला है। तो ये आपका ओमेगा जी किसके इक्वल हो गया 1/2 IM² अपॉन ओमेगा² C, या फिर आपका ओमेगा जी इक्वल टू 1/L IM², इसके इक्वल आ गया, या तो वैसे इक्वल आ गया। ओके, तो ये और दो फार्मूले आए। और VCM की अगर बात करेंगे, VCM इक्वल टू IM अपॉन ओमेगा C, तो VCM इसके भी इक्वल हो गया, तो इसको यूज़ करेंगे। ओके, तो ओमेगा जी किसके इक्वल हो गया हाफ C इंटू VCM²। ओके, मतलब ये जो VCM है ना, देखो इस वाले में देखो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ कि IM² और अपॉन ओमेगा² जो मौजूद है, और आप क्या करो इसमें एक C सप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ऊपर C हो गया नीचे C² हो गया। तो ये जो पूरा टर्म है IM² अपॉन ओमेगा² और C², यही आपका VCM के इक्वल है। तो जब ये VCM के इक्वल है तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 पहले से मौजूद है इस फार्मूले में, C क्योंकि हमने ऊपर सप्लाई किया है और VCM² हमें मिला है। तो हाफ जो हमारा सिंपल फार्मूला होता है ना, हाफ CV², हाफ LI², कुछ उसी तरीके का फार्मूला आ गया। बस यहाँ पे I आपका IM² लिख दिया है, यहाँ पे V हमने VM² या फिर VCM² लिख दिया है। तो जो बेसिक फार्मूले होते हैं एनर्जी के वही हमने सॉल्व करके निकाल लिए। ओके, तो ये हमने निकाला है। अब इसी से Q फैक्टर निकालेंगे। एक्चुअल में हमें निकालना क्या था, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अलग निकालनी थी, पावर डिसिपेशन अलग निकालना था, तो उनकी अलग अलग वैल्यूज निकाल के तब उसको पुट करना था। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे एक ये तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जो पावर डिसिपेशन होता है वो क्या होता है आपका I²R, I की जगह IM/√2। ओके, जो RMS और पीक वैल्यू का फॉर्मूला में रिलेशन रहता है उसको यूज़ करते हुए, तो IM/√2 का स्क्वायर और अपॉन R।
तो जब हमने Q निकालना है तो हमने यहाँ से जो वैल्यू ऊपर से निकाली ओमेगा जी, और ये ओमेगा जी ये वाला मतलब ये एनर्जी स्टोर्ड वाला, तो देखो 2 पाई फॉर्मूले में पहले से होता है Q फैक्टर के इनटू एनर्जी स्टोर, तो एक बार हाफ एल आई एम स्क्वायर का इस्तेमाल कर दिया इसका, और अपॉन जो यही चीज़ है आपका ये जो हाफ यहाँ पे लिखा है आई स्क्वायर आर, या फिर आई एम अपॉन रूट 2 का स्क्वायर आर, ये आर है तो इसको लिखा तो आई एम अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर आर, और इनटू हमने 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी किया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की कि ये क्यों किया है, क्योंकि हम जो वैल्यूज़ निकाल रहे हैं ये पर साइकिल, ये जो नीचे लिखा था ना, आप इस फॉर्मूले में ध्यान दें, अगर यहाँ पे क्या लिखा है कि पावर डिसिपेशन पर साइकिल, तो पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, पर साइकिल या फिर पर सेकंड की पर एक, मान लो कि 1 सेकंड की एक साइकिल है तो पर सेकंड क्या होता है 1 अपॉन सेकंड मतलब फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, ठीक है, 1 अपॉन सेकंड इज हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी, तो इस वजह से इसको हमने 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, तो इस ड्यू टू पर सेकंड की वजह से, तो ये फॉर्मूला आपका सब सॉल्व कर आके 2 पाई एफ एल अपॉन आर के इक्वल आ गया। तो ये जो टोटल क्यू फैक्टर का फॉर्मूला आया इसकी वैल्यू आई 2 पाई एफ एल अपॉन आर, या फिर इसको लिख सकते हैं ओमेगा एल अपॉन आर। तो ये क्यू फैक्टर का फॉर्मूला निकल के आया ओमेगा एल अपॉन आर। देखो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसको हटाते हैं ये। ओके, क्यू इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर इसकी इक्वल आ गया। अब इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं वो देखते हैं। अब ये तो तब आया जब हम क्या कर देंगे ओमेगा को 1 अपॉन रूट एल सी लिख देंगे, तो आपका जो फर्दर फॉर्मूला और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला वो आ जाएगा क्यू इक्वल टू 1 अपॉन आर रूट एल बाई सी। मतलब इस क्यू फैक्टर के फॉर्मूले में आपका एल भी मौजूद है, आपका सी भी मौजूद है, और आपका आर तो मौजूद है ही। ओके, तो ये आपका फाइनल फार्मूला आया क्यू इक्वल टू 1 अपॉन आर रूट एल बाई सी। तो नॉर्मल फार्मूला क्या आया था, क्यू इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर। अब ओमेगा की जगह जब 1 अपॉन रूट एल सी सब्सटीट्यूट कर दिया तो यह आ गया। नेक्स्ट देखते हैं उसी के बाद कि हमने जब क्यू को लिखा है ओमेगा एल बाई आर, तो उसी को हम उल्टा चलते हैं, ठीक है, पीछे की तरफ चलते हैं। ओमेगा एल की जगह लिख देंगे आई इंटू एक्सएल, ठीक है, आई को सप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे पहली बात। तो इस तरीके से ओमेगा एल एक्सएल इटसेल्फ है ही। अब आई इंटू एक्सएल आपका हो जाएगा वी एल, और आपका आई इंटू आर हो जाएगा सोर्स वोल्टेज वी आर, ठीक है। जो सोर्स वोल्टेज है वही आपका रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज है अभी तो सेम। तो इस तरीके से वी एल अपॉन वी एस के इक्वल भी आ गया। तो ये आपका क्यू फैक्टर का एक दूसरा फॉर्मूला भी बन गया। तो इसी तरीके से क्यू इक्वल टू वी एल अपॉन वी एस हमने जो लिखा है, ये क्यू इक्वल टू वी एल अपॉन वी एस लिखा है, या फिर इसको वी सी अपॉन वी एस भी लिख सकते हैं। इसी तरीके का सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं, तो वी सी भी आपको मिल जाएगा। और वैसे भी आपने रेजिडेंस कंडीशन कहाँ डिफाइन करी है, वी एल इक्वल टू वी सी पे। तो ये एक फार्मूला, ये दो फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला क्यू इक्वल टू वी एल बाई वी एस या फिर वी सी बाई वी एस। और इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में वी आर दिया है तो आप उसकी मदद से भी लिख सकते हैं। मान लो आपको सोर्स वोल्टेज ना देके रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज दिया, तो वी आर जो है वो वी एस सोर्स वोल्टेज के ही इक्वल है। ओके, और आपका क्यू इक्वल टू एक्सएल बाई आर तो हमने निकाला ही, और एक्सी बाई आर भी हो जाता है क्योंकि एक्सएल एक्सी के इक्वल है। तो ये फॉर्मूले आपके, एक तो पूरा ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, एक ये आपका जहाँ पे एल आर सी तीनों का इस्तेमाल किया है। क्यू इक्वल टू आपका क्यू इक्वल टू 1 अपॉन आर रूट एल बाई सी ये है। बाकी क्या है कि एक क्यू ये है क्यू इक्वल टू एक्सएल बाई आर। ओके, आई को स्क्वायर सप्लाई कर दो, और आई का नीचे भी स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने ऊपर आई को सप्लाई किया था ऊपर नीचे, अब हम उसके स्क्वायर को सप्लाई करते हैं। तो आई स्क्वायर एक्सएल आपका क्या मिलता है, क्यू एल दे देता है। ये क्यू एल और ये क्यू एल अलग है, ये आपका इंडक्टिव रिएक्टिव पावर है। ओके, एक्चुअल में शॉर्ट में बोले तो रिएक्टिव पावर है इंडक्टिव टाइप की, क्योंकि इसमें एल है। दिस इज इंडक्टिव पावर, और नीचे जो पी है आई स्क्वायर आर वो आपका एक्टिव पावर है, जो कि नॉर्मली पावर होती है आई स्क्वायर आर। तो इसका फॉर्मूला क्यू का क्यू फैक्टर जो आपका है, दिस इज क्यू फैक्टर, वो क्यू अलग है। इन टर्म्स ऑफ पावर भी हमने फॉर्मूला को निकाल लिया, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन पी। ओके, बाकी ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन जैसे हमने ऊपर निकाला ओमेगा एल बाई आर, ऐसे हमने यहाँ पे निकाल लिया एक्सी अपॉन आर या फिर 1 अपॉन ओमेगा सी आर। तो ये दो फॉर्मूले निकाला है, 1 अपॉन ओमेगा सी आर जो कि एक जैसे हैं, और ओमेगा एल अपॉन आर। इसमें ओमेगा सी नीचे है, इसमें ओमेगा एल ऊपर है, बाकी आर आपका डिनोमिनेटर में ही है। तो पॉज करके देखेंगे, इसको शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे सबको। यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ही फॉर्मूले हैं क्यू फैक्टर के। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, क्योंकि एक्सएल जो आपका है वो आर से बड़ा है, या फिर एक्सी भी आर से बड़ा है, और एक्सी आपका यहाँ पे ऊपर मौजूद है, या एक्सएल भी आपका ऊपर मौजूद है, तो उसके हिसाब से क्या हो गया, क्यू फैक्टर जो है वो ग्रेटर देन 1 वैल्यू देगा। तो क्यू फैक्टर ज़्यादातर आपका या मोस्टली आपका 1 से बड़ा ही आपको मिलेगा, बिकॉज एक्सएल एंड एक्सी ऑलवेज ग्रेटर देन आर हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू से एक्सएल एक्सी बड़े हैं। तो क्यू, और बाकी क्या हुआ, पावर लॉस की अगर बात करें, जो ऊपर फॉर्मूला निकाला था क्यू का इन टर्म्स ऑफ पावर, ठीक है, क्यू एल अपॉन, और आपका नीचे एक्टिव पावर पी। तो ये जो P है यही आपका आई स्क्वायर आर है। तो Q जो है वो आई स्क्वायर आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है कि अगर पावर लॉस को घटा दोगे तो Q फैक्टर की वैल्यू बढ़ जाएगी, या फिर
आप क्यू फैक्टर की वैल्यू को अगर बढ़ा दोगे तो पावर लॉस आपका घट जाएगा। और आपका एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्यू फैक्टर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बैंडविड्थ के। तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब सभी पॉइंट बहुत ही अलग अलग हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट की बात कर लेते हैं कि क्यू फैक्टर रिलेट्स द मैक्सिमम एनर्जी स्टोरेज सर्किट इन सर्किट टू पावर डिसिपेशन पर साइकिल। ठीक है, ये उसी फार्मूले को जो हमने ऊपर लिखा था थ्योरेटिकल फार्मूला, इसी को हम यहाँ पे बता रहे हैं। फिर बात करते हैं क्यू फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द डिज़ाइन ऑफ बैंडविड्थ एंड सेलेक्टिविटी ऑफ द सर्किट। तो सर्किट की जो डिज़ाइन है और उसकी बैंडविड्थ एंड सेलेक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है। बैंडविड्थ और सेलेक्टिविटी लगभग एक ही बात होती है। और डिज़ाइन ऑफ द सर्किट, डिज़ाइन ऑफ सर्किट, उसके बाद टू ऑब्टेन हाई एफिशिएंसी हाई क्यू फैक्टर इज रिक्वायर्ड। अच्छा, एफिशिएंसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर आपको एफिशिएंसी ज़्यादा लेनी है तो आपको क्यू फैक्टर को भी हाई रखना पड़ेगा, और अगर आपको वाइड बैंडविड्थ लेनी है तो यहाँ पे आपको क्यू फैक्टर को लो रखना पड़ेगा। तो हाई वाले को ब्लू से हाईलाइट किया मैंने, लो वाले को येलो से हाईलाइट किया है। तो हाई एफिशिएंसी के लिए हाई क्यू फैक्टर, वाइड बैंडविड्थ के लिए आपका लो क्यू फैक्टर, क्योंकि ये आपने देख लिया कि आपका ऊपर बैंडविड्थ और क्यू फैक्टर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इतनी बात हुई। अब हम जो हमने ऊपर डायग्राम बनाया था जिसमें हमारा कुछ इस तरीके से था, उसी डायग्राम को हम क्या करते हैं ना कि एक साथ बना लेते हैं। वो डायग्राम कैसा था, कुछ इस तरीके से था, यहाँ से शुरू होके आपका ये ग्राफ ऐसे जा रहा था। ओके, ये ग्राफ यहाँ तक गया था, दूसरा वाला इसी जगह से शुरू होके और इससे निकल के इधर तक ऐसे गया था। अब हम क्या करते हैं, उन्हीं को साथ में बना लेते हैं, तो आपका ग्रुप कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने इधर IM लिया है और इधर हमने फ्रीक्वेंसी तो ली ही है फ्रीक्वेंसी। तो अभी करंट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना रहे हैं। तो ये बीच में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जो कि इस जगह पे मिलती है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि आपका जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है उसी जगह पे आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। और दो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिनको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या फिर 3 dB फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या फिर हाफ पावर पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये जो F1 और F2 है ये हमारे हाफ पावर पॉइंट भी हैं, F1 एंड F2। तो इन हाफ पावर पॉइंट्स पे आपको जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो आपका कितना मिलेगी, 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू IM, ओके, जो IM वैल्यू है। और IM किसके इक्वल होगा, VRMS अपॉन Z मिनिमम के इक्वल। यहाँ पे जो Z है इंपिडेंस आपका मिनिमम होगा, और Z मिनिमम किसके इक्वल होता है एक्चुअली में, आपका रजिस्टेंस वैल्यू के इक्वल, रजिस्टिव वैल्यू के इक्वल। ओके, तो VRMS अपॉन Z मिनिमम इज द IM, ये आपका IM है। और IM का 70.7% आपको कब मिलेगा, जब आपका ये फ्रिक्वेंसीज होंगी, ठीक है, हाफ पावर पॉइंट बोलो या फिर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बोलो या 3 dB फ्रिक्वेंसीज बोलो। तो आप मैच कर सकते हैं कि IM/√2 एक्चुअल में 70.7% मतलब IM/√2 डिवाइडेड बाई √2। तो इन पॉइंट्स पे आपको मिलता है, ये जो पॉइंट्स है F1 और F2। और आपको सबसे ज़्यादा करंट की वैल्यू कहाँ मिलेगी, जब आपका Z मिनिमम होगा। और Z मिनिमम कब होगा, आपका रेजोनेंस वाली वैल्यू पे। तो ये आपका रेजोनेंस कर्व कहलाता है। ओके, दिस इज रेजोनेंस कर्व। तो रेजोनेंस कर्व में आपका जहाँ पे आपका जो रेजोनेंस वाली फ्रिक्वेंसी है, ओके, रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी है, उस पॉइंट पे आपको करंट मैक्सिमम मिलती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि Z मिनिमम हो जाता है वहाँ पे। उस पॉइंट पे क्या हो जाता है, XL XC के इक्वल हो जाता है, और Z जो होता है आपका इम्पिडेंस वो केवल और केवल R के इक्वल बचता है। तो इस ग्राफ को डिफाइन कर दिया। उसके बाद ये देखिए, ये आपका लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और ये F2 आपका हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है। ये अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी या फिर हाई माइनस ये F1 आपका लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है। व्हेन द कर्व इज ड्रॉन बिटवीन करंट एंड अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी देन इट इज कॉल्ड एज, ठीक है, जब आपका सॉरी ये अलग पॉइंट है, ठीक है, ये अलग पॉइंट है। जब आपका कर्व हम करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाते हैं तो उसको हम रेजोनेंस कर्व बोलते हैं, ठीक है, तब उसका नाम पड़ा रेजोनेंस कर्व, ये याद रखेंगे, ठीक है। रेजोनेंस कर्व वो कर्व है जब आपका जो कर्व है वो फ्रीक्वेंसी और आपका करंट के बीच में बना है। और ऊपर जो हमने ग्राफ दिखे थे अलग अलग, सबसे शुरू में इस लेक्चर के बोल सकते हैं, तो वो आपका ग्राफ था V और इसमें V और आपका फ्रीक्वेंसी के बीच में था, और रेजोनेंस कर्व आपका करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये पॉइंट को लिखा है कि बैंडविड्थ इज अरेंजमेंट, ठीक है, या अरेंजमेंट पूरा होगा, अरेंजमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हेन करंट फॉल्स फ्रॉम द, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, इस पॉइंट को दोबारा से देखते हैं, पूरे पॉइंट को, इसको थोड़ा सा ये हटा देते हैं। ये पूरा ऐसे पॉइंट है कि बैंडविड्थ इज द अरेंजमेंट of frequencies on either side of the resonating frequency when current falls from maximum value to the 70.7% of the maximum value। तो ये देखो डेफिनेशन थोड़ी सी ट्रिकी है। इस डेफिनेशन से आप बैंडविड्थ को ना समझ के डायरेक्टली समझो कि बैंडविड्थ क्या है,
वो क्या कहना चाहना है कि आपका जो रेजोनेटिव फ्रिक्वेंसी एफ नॉट उसके दोनों तरफ जो ईदर साइड आपका जो फ्रिक्वेंसीज है, कौन सी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, उनके डिफरेंस, उनका जो डिफरेंस होता है वो आपको बैंडविड्थ देता है। मतलब बैंडविड्थ का क्या मतलब है कि पूरी ये वाली विड्थ, ठीक है, आप इस एफ नॉट के इधर जाओ और इधर जाओ और जो टोटल विड्थ आपको मिलेगी वो आपका बैंडविड्थ होगी। दिस इज द बैंडविड्थ। तो ये बैंडविड्थ का एक्चुअल में डेफिनेशन बोला, पर ये डेफिनेशन काफ़ी ट्रिकी है। ओके और क्या बोला है कि करंट की वैल्यू आपका जब मैक्सिमम से 70.7% पे आपको फॉल हो जाएगी, तो देखो बीच में ये करंट जो आपका ये मैक्सिमम वैल्यू पे है वो इधर ये फॉल हो गई, कहाँ तक गई 70.7% तक, इधर भी 70.7% तक। तो इधर साइड दोनों तरफ जब करंट आपको 70.7% मिले तो वो टोटल विड्थ जो उस समय आपकी होगी वो बैंडविड्थ होगी। ये चीज़ बोली है। ओके एक चीज़ और है, इस ग्राफ में ये जो ग्राफ है ये वाला आपका, ये जो सिंपल सा ग्राफ हमने जो करंट का बनाया है, ठीक है, ये पाई है आपका और ये आपका 2 पाई, एक तरीके से बोल सकते हैं ड्यूटी साइकिल या सिंपल सा आपका ग्राफ। इसी का जो हम ग्राफ बनाते थे, तो इधर IM है, इधर -IM है। अब इसी को इन्होंने कंपेयर किया है ऊपर से, कैसे, ये IM इधर है और इस वाले ग्राफ में ये जो IM था जो किसके इक्वल है, VRMS/Z मिनिमम के इक्वल है। तो इन दोनों ग्राफ में एक जो ये ऊपर ग्राफ बना है रेजोनेंस कर्व और एक ये जो सिंपल ग्राफ बना है आपका करंट का, ओके तो इन दोनों ग्राफ में जो IM है वो डिफरेंट है कि वो सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। यहाँ पे जो IM है वो आपका VM/2 है, ठीक है। पहली बात तो कि बोथ IM आर डिफरेंट, दोनों IM आपके अलग है। एक आपका RMS वोल्टेज को यूज़ करता है और आपका दूसरा मैक्सिमम वोल्टेज को यूज़ करता है। ओके देखो आपने ऊपर देखा होगा कि ऊपर वाला जो IM है ये आपका VRMS/Z मिनिमम के इक्वल है, तो ये RMS वोल्टेज को यूज़ कर रहा है। बट एट द सेम टाइम ये वाला जो IM है ये आपका VM/√2 है और VM क्या होता है, पीक वोल्टेज या फिर मैक्सिमम वोल्टेज, तो ये आपका मैक्सिमम वोल्टेज को यूज़ कर रहा है। तो इन दोनों कर्व में इतना मतलब हो सकता है ये पॉइंट कभी आपको काम आ जाए, इसीलिए बता रहे हैं। इन दोनों कर्व में अलग अलग आपका जो IM है वो आपका अलग अलग वोल्टेजेस की वैल्यू को यूज़ कर रहा है, इसलिए दोनों IM आपका डिफरेंट है। ओके थोड़ा सा और पार्ट देखते हैं। ओके कैलकुलेशन का ये पूरा पार्ट। अब यहाँ पे क्या लिया है कि F0 को हमने शुरू में IM के लिए लिया है, मतलब IM हमारा जो मैक्सिमम करंट है वो हमें F0 पे मिल रही है, मतलब उस जगह पे Z R के इक्वल हो गया। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया पूरा। तो उस पॉइंट पे आपका F1 और F2 जो फ्रिक्वेंसीज है वो आपका कितनी करंट को देंगी वो हम बात कर रहे हैं। तो IM/√2 करंट को देंगी, ये भी हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है। तो जब ये IM/√2 को करंट को देंगे तो यहाँ पे जो आपका Z होगा वो कितना हो जाएगा, मतलब इम्पिडेंस कितना हो जाएगा, ये हमने सॉल्व करके लाया है, इसीलिए हमने इसको स्टार बना के लिखा हुआ है। देखो ये चीज़ हमें पता है कि Z R के इक्वल हो जाएगा रेजोनेंस पे, ठीक है, ये रेजोनेंस वाली कंडीशन है। और वहाँ पे आपका जो रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी होगी वो आपकी मैक्सिमम करंट को देगी IM को। बट F1 और F2 जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज है वहाँ पे आपको करंट कितनी मिल रही है, IM/√2, पर वहाँ पे आपका इम्पिडेंस कितना हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो वो इम्पिडेंस की वैल्यू इसी से निकल आई है, इस रिलेशन से। तो Z=√2R, क्यों, करंट और इम्पिडेंस एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर आपका IM जो है वो डिवाइड हो रहा है √2 से तो Z जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 से। तो ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया। उसके बाद हमने क्या किया, F0 की बात करिए कि पावर फैक्टर हमें जो रेजोनेटिंग वाली कंडीशन है उस पर 1 मिलता है, यूनिटी मिलता है, ये हमने पॉइंट पहले ही देख लिया, ठीक है, cos θ = 1। तो यहाँ पे क्या होगा, F1 और F2 पे हमारा जो Z होगा वो R ± jx के इक्वल होगा, x इज द नेट रिएक्टेंस। ओके तो और क्या लिख सकते हैं कि वैन इफ Z = √R² + x², और यहाँ पे हमें क्या है कि इसको √2 के इक्वल कर दो। ओके क्योंकि ये हमने निकाला हुआ है, मतलब एक्चुअल में देखो पहले नंबर पॉइंट में हमने क्या निकाला, Z निकाला जो कि √2R के इक्वल है, कब कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज पे। अब हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज पे नेट रिएक्टेंस जो है उसकी वैल्यू को निकालना चाहते हैं। तो हमें पहली बात तो पूरा जो Z है कहाँ पे, कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज पे, वो पहले से ही पता है, वो √2R के इक्वल है। और एक जो हमारा फार्मूला होता है सिंपल √R² + x², उसको लिख लेते हैं। जब दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा जो आपका x है वो R के ही इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं अब, क्योंकि हमने x को R के इक्वल लिख दिया है कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एट कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज। आपका जो x है नेट रिएक्टेंस है वो R के इक्वल है। बाकी इधर देखते हैं कि XL आपका जो x होता है टोटल XL - XC के इक्वल होता है। यह आपका 2πfL के इक्वल होता है XL, और XC आपका 1/2πfC। तो अगर आप F1 की बात करेंगे, लो फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे, तो वहाँ पे XC जो हमने पहली बात करी थी कैपेसिटिव बिहेवियर को वो शो करता है, तो XC > XL के इक्वल है। तो जो टोटल X है आपका वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में देखें तो टोटल X जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, X = XL - XC और X नेगेटिव, क्योंकि XC > XL है।
बट हाई फ्रिक्वेंसी की अगर बात करें तो एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होता है, वहाँ पे ये जो आपका नेट रिएक्टेंस है वो आपको पॉजिटिव वैल्यू को देगा। तो ये लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी पे एक्स की वैल्यूज़ को बता रहा है कि कब वो नेगेटिव देगा कब वो पॉजिटिव देगा। उसके बाद यहाँ बात करते हैं F1 फ्रिक्वेंसी जो है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे आपका Z इक्वल टू आर माइनस जी एक्स के इक्वल होता है, X इक्वल टू आर के इक्वल यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी। ये आपका F2 फ्रिक्वेंसी है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि F1 और F2 फ्रिक्वेंसीज के लिए हमें कुछ चीज़ों का कंपैरिजन हमने लिखा हुआ है। ठीक है, ये इम्पिडेंस, सबसे पहले इम्पिडेंस एंगल की बात करें, tan इनवर्स माइनस एक्स बाई आर, तो माइनस 45 डिग्रीज। तो जो चीज़ें माइनस में हैं उसको मैंने येलो से हाईलाइट किया है और प्लस वाली को मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है। तो F1 लो फ्रिक्वेंसीज पे, एक्चुअल में बात करें तो लो फ्रिक्वेंसी पे, और ये आपका क्या है, ये आपका हाई फ्रिक्वेंसी है। तो लो फ्रिक्वेंसी की जब आप बात कर रहे हैं तो लो फ्रिक्वेंसी पे आपका इम्पिडेंस एंगल माइनस 45 डिग्री। इसी तरीके से आपका जब आई की वैल्यू लिखेंगे तो वो आपका एंगल देगी प्लस 45 डिग्री। ठीक है, वी एस अपॉन जेड एंगल माइनस 45, ये माइनस 45 ऊपर जाके प्लस 45 बन जाएगा। तो करंट की जब वैल्यू लिखते हैं तो वहाँ पे आपको एंगल प्लस मिलता है और वही एंगल आपका पावर फैक्टर का एंगल होता है। तो पावर फैक्टर एंगल इज प्लस 45 डिग्री, तो लीडिंग होता है। तो लो फ्रिक्वेंसी के लिए आपका जो पावर फैक्टर है वो लीड करता है और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए पावर फैक्टर आपका लैग करता है। तो पावर फैक्टर इज द आपका कॉस 45, ये तो एंगल हो गया 45। तो वैल्यू क्या होगी पावर फैक्टर की, तो ये तो एंगल है, पावर फैक्टर एंगल। ओके, इसमें डिफरेंस है दोनों में, ये पावर फैक्टर एंगल है और ये नीचे वाला पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर इज कॉस 45, तो 1/√2, तो 1/√2 लीडिंग। बात करें इसकी हाई फ्रिक्वेंसी की F2 की, F2 पे आपका जो Z होता है, Z किसके इक्वल है, R प्लस JX। ओके, X R के इक्वल है, ये तो पहले से पता है। तो इम्पिडेंस एंगल यहाँ पे हमारा हो गया tan इनवर्स X बाई R, यहाँ पे माइनस नहीं है कुछ भी। ओके, तो प्लस 45 डिग्री आ गया। जब अगर इम्पिडेंस एंगल प्लस 45 डिग्री आ गया तो करंट के फॉर्मूले में, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, ऊपर जाके माइनस 45 बन जाएगा। तो पावर फैक्टर एंगल यहाँ पे माइनस 45 डिग्री आएगा और माइनस 45 डिग्री आएगा, वैल्यू वही देगा सेम 1/√2, बट एंगल माइनस 45 डिग्री आएगा, तो यहाँ पे लैगिंग। तो एक और डिफरेंस निकला लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। लो फ्रिक्वेंसी मतलब एटो F1, हाई फ्रिक्वेंसी मतलब F2। तो F1 पे आपका पावर फैक्टर लीडिंग होता है और वो वैल्यू देता है आपका 1/√2 पावर फैक्टर। सेम वैल्यू पावर फैक्टर आपको हाई फ्रिक्वेंसी पे देता है, बट यहाँ पे आपका वो लैगिंग नेचर का होता है, ये याद रखना है। फिर थर्ड केस की बात कर लेते हैं। F1 की अगर बात कर रहे हैं, F1 यहाँ पे XC जो होता है वो ग्रेटर देन XL होता है, ये हमें पता है। ठीक है, F1 के लिए X R के इक्वल है, ये तो पहले से ही पता है, ये दोनों केस में सेम है। तो यहाँ 1/ωc की अगर बात करें, ओके, 1/ωc माइनस 1/ωl, मतलब ये क्या किया है हमने, XC माइनस XL इस तरीके से लिखा है, क्योंकि XC ग्रेटर देन है तो उससे उसको घटाएंगे। ओके, हम दोनों केस में मैग्नीट्यूड को लेना चाह रहे हैं, तो जो ग्रेटर देन है उसको पहले लिखेंगे। ओके, जैसे यहाँ XC ग्रेटर देन है और यहाँ पे XL ग्रेटर देन है तो इसको पहले लिखेंगे। तो 1/ωc माइनस ω1l इक्वल टू R, इक्वेशन 1 है। अब ये F2 फ्रिक्वेंसी के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी लिखेंगे वो लिखेंगे ω2l और जो बड़ा है उसको पहले माइनस 1/ω2c। ओके, इक्वल टू आर, ये इक्वेशन 2 आ गई। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 बराबर है क्योंकि दोनों ही R के इक्वल है। इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको ω1 ω2 दे देगा 1/LC। और यहाँ से भी एक जो हमने ऊपर डेरिवेशन किया था शुरू में लेक्चर के, वो यहाँ से भी निकल के आता है कि ω0² इक्वल टू 1/LC, या फिर आपका ω0 इक्वल टू 1/√LC। ओके, अच्छा, ये चीज़ हमने यहाँ पे सॉल्व करी और ये हमारा पहले से हमने लिखा हुआ था। तो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन 4 और 3 को इक्वल करके, क्योंकि दोनों में 1/LC है। तो आपका ω1 ω2 इक्वल टू ω0² आ जाएगा और यहाँ से क्या निकला, क्या आ जाएगा, ω0 इक्वल टू √ω1 ω2। ये ω1 ω2 क्या है, आपका कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज या कट ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसीज फिलहाल। ओके, तो कट ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के बीच का रिलेशन ये दे रहा है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ω0 इक्वल टू √ω1 ω2 या फिर F0 इक्वल टू √F1 F2। तो ये सिंपल सा आ गया। अब ऊपर जो हमने इक्वेशन 1 लिखी है ये वाली, ये इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करके ये इक्वेशन 1, ओके, तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके यहाँ लिखते हैं तो 1/ω1c माइनस ω1l, ओके, इक्वल टू R। तो इसको एक साथ ले लेते हैं, फिर इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। ओके, इस ω1c को R में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल लिख दिया क्योंकि ये 0 के इक्वल आ गया। अब इसको LC से डिवाइड कर देंगे तो ये केवल ω1² मैंने बना लिया एक, बाकी जो जो चीज़ें आई उस बाकी से मतलब नहीं, सबसे पहला टर्म स्क्वायर वाला हमने उसका कोफिशिएंट को 1 बना लिया इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज़ को लिखा क्योंकि इसके रूट्स को निकाल के, तो रूट्स इस तरीके से कुछ आएंगे, बट यहाँ पे जो बीच में है हम केवल प्लस वाला रूट लेंगे क्योंकि फ्रिक्वेंसी ऑलवेज पॉजिटिव होती है।
ऐसा क्यों है? ये तो चलो नेगेटिव वैल्यू आई, पर अगर आप दूसरी वैल्यू को भी नेगेटिव कर दोगे तो ओवरऑल वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी, पर वो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए बीच में आप केवल पॉजिटिव वाले केस को लेते हैं, नेगेटिव वाले को छोड़ देते हैं। तो ये जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जिसके अंदर ओमेगा 1 मौजूद है, आपके उसके 2 रूट आने चाहिए, बट एक को छोड़ दिया, तो आपका जो एक रूट आया वही आपका ओमेगा 1 की वैल्यू है। और क्योंकि ओमेगा 1 आपका 2 पाई f1 के इक्वल भी होता है, तो इसी फॉर्मूले में आप यहाँ पे 2 पाई भी लिख सकते हो। ओके, तो वो आपका f1 का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ओमेगा 1 इज द माइनस r/2l प्लस आपका रूट r/2l का होल स्क्वायर प्लस 1/LC रेडियन पर सेकंड। तो ये इक्वेशन फर्दर आपने इसको लिख दिया। ओके, 1a लिख दो या कुछ भी लिख दो। तो ये आपका ओमेगा 1 हमने सॉल्व करके लाया। इसी तरीके से इक्वेशन 2 का यूज़ करते हुए ये जो इक्वेशन थी, इसमें वही चीज़ करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा 2 हमें दे देगा, जो कि 2 पाई f2 के इक्वल होता है। अगर आपको f2 निकालना पड़े कभी तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई और ओमेगा 2। ओके, इस ओमेगा 2 को वहाँ रख देंगे। ओके, f2 कैसा हो जाएगा, ओमेगा 2/2 पाई, ये है f2 इक्वल टू ओमेगा 2/2 पाई। तो अगर आपको f2 निकालना है तो वो आसानी से निकल सकता है, वो 2 पाई से डिवाइड कर दो। तो ये फॉर्मूला ऐसा आ गया, प्लस r/2l। ओके, और प्लस ये चीज़, अगर आप दोनों ओमेगा 1 ओमेगा 2 को कंपेयर करो तो आपको एक चीज़ दिख जाएगी कि फॉर्मूलेज एकदम सेम है दोनों के, बट ओमेगा 2 में क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी है इसमें शुरू में प्लस है, और ओमेगा 1 में क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी है शुरू में माइनस है। बाकी सब कुछ फॉर्मूला आपका एग्जैक्ट सेम है। तो इस तरीके से ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ RLC, केवल और केवल R या L या C के फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। ओके, यहाँ लिखा भी ओनली डिफरेंस बिटवीन ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इज द फर्स्ट टर्म नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को जोड़ देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ओके, तो ये क्या दे देगा, 2 रूट। ठीक, अब इनको जोड़ेंगे तो हमें पता है क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में एक में पहला टर्म माइनस था, एक में पहला टर्म प्लस था। तो अगर दो इक्वेशन है, एक में पहला टर्म माइनस है, दूसरे वाले में पहला टर्म प्लस है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वो इक्वल भी है टर्म। तो आपका केवल ये बचेगा 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म, ठीक है, रूट ऑफ समथिंग समथिंग दिस। एंड ऑल्सो आपका ये भी पता है कि 1/c 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2 प्लस l ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू 2r के इक्वल है। ओके, ये हमने क्या किया, उन इक्वेशंस को जोड़ दिया एक साथ। हमने इधर भी जोड़ दिया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का, और ये जो ऊपर आपका इक्वेशन था, ऊपर कौन सा इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन जो ये r के इक्वल हुआ करते थे, इनको टोटल को जोड़ दिया एक साथ, और l वाले टर्म को एक साथ ले लिया और c वाले को एक साथ लेके कॉमन ले लिया चीज़ों को। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो 2 टर्म है, ये जो मैंने इस ऑरेंज बॉक्स के अंदर अभी किया हुआ है, तो ये जो 2 इक्वेशंस हैं, मैं इनको थोड़ा सा और आपको ओपन करके दिखाता हूँ नॉर्मल करके। ये जो 2 इक्वेशन है दोनों ही r के इक्वल है, हमने इनको जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा 2r, और इधर क्या कर देंगे, जैसे l को कॉमन ले लिया तो क्या बना देगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। c को कॉमन ले लेंगे तो क्या बना देगा, 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2। तो इसी चीज़ को देखो हमने यहाँ पे लिखा है, ये देखो, ये 1/c, ये l, और इसके अंदर जो जो कॉमन है वो सारी चीज़ें इक्वल टू 2r। अब ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एक ये है, एक आपका ये है। इसमें फर्दर और सॉल्व करते हैं, इसको एक साथ कॉमन ले लेते हैं, जो जो सॉल्व हो सकता है उसको करते हैं। अब एक इक्वेशन 3 थी, वहाँ से क्या निकल के आया था कि आपका जो l है वो आपका किसके इक्वल है, 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 और c के इक्वल है। इसको आप वैसे भी निकाल सकते हैं, एक तो ओमेगा नॉट का फॉर्मूला 1/√LC है, एक आपका ओमेगा नॉट का फॉर्मूला रूट ओमेगा 1 ओमेगा 2 है। तो रूट 1/LC, और इसको जब आप कंपेयर करोगे तो आपका l इक्वल टू 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 c वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस ओमेगा नॉट के दोनों फार्मूलेज को इक्वल कर दो, कंपेयर कर लो, तो ये आपका फार्मूला वैसे भी आ जाएगा। जब ये फार्मूला आ गया तो यहाँ पे ये जो पूरा मैंने हाईलाइट किया है ब्लू से 1/c, और ये ओमेगा 1 ओमेगा 2, इसको रिप्लेस कर दो l से। अब आप देखोगे कि l और l दोनों ही टर्म में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 2l और ये 2r, तो 2 से 2 गया, तो ये क्या आ गया, l इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और इक्वल टू r। तो इससे फॉर्मूला क्या निकल के आया कि आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो कि होती है बैंडविथ, दिस इज बैंडविथ, वो हो गई r/l के इक्वल। तो ये बैंडविथ का हमने टोटल फार्मूला निकाला यहाँ पे। ठीक है, फार्मूला ऑफ बैंडविथ इज द r/l। या फिर ये तो रेडियन पर सेकंड में है, मतलब यहाँ पे अभी ओमेगा आपको दिख नहीं रहा है, बट ये फार्मूला रेडियन पर सेकंड में है क्योंकि हमने इसका सॉल्यूशन ओमेगा 2 और ओमेगा 1 को यूज़ करके निकाला था। तो हमेशा ओमेगा से f में चेंज करने के लिए आपको 1/2 पाई सप्लाई करना पड़ेगा। तो बैंडविथ अगर आप इस तरीके से लिखेंगे f2 माइनस f1, ये बैंडविथ थी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अगर आप लिखेंगे f2 माइनस f1 तो वो जाएगा r/2πl हर्ट्ज। तो ये आपका बैंडविथ का फॉर्मूला हमने डिराइव करके लाया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है
कि आपका ओमेगा एल बाई आर आपका क्यू फैक्टर के इक्वल हुआ करता था। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट था, ओके, ओमेगा नॉट एल बाई आर सबसे शुरू में जो क्यू फैक्टर में निकाला था। तो क्यू क्या हो गया आपका ओमेगा नॉट और आर बाई एल, इस आर बाई एल को या एल को नीचे ले जाएंगे। अब आर बाई एल आपने क्या निकाला है बैंडविथ, तो आपका क्यू और ओमेगा नॉट और बैंडविथ का फॉर्मूला आ जाएगा, क्यू इक्वल टू आपका ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविथ। और यहीं से आपका ये भी प्रूव हो रहा है, क्या प्रूव हो रहा है कि आपका जो क्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बैंडविथ के, तो ये भी प्रूव हो रहा है, ओके। यहाँ से फर्दर लिखेंगे तो क्यू इक्वल टू ओमेगा नॉट, बैंडविथ को लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो एक क्यू फैक्टर का फॉर्मूला ये आया रेजोनेंस वाली फ्रिक्वेंसी और कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज के बीच। और आपका फर्दर एक आपका जो ये तो आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसीज है, ओमेगा आपका सिंपल फ्रिक्वेंसीज में भी निकाल दिया, क्यू फैक्टर इक्वल टू एफ नॉट अपन एफ टू माइनस एफ वन। यहाँ पे आपका रेजोनेंस का फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है, फिर लेक्चर 20A और 20B में पूरा आपका रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे 20A।